बट ह्यूमंस सीक टू बी लाइक गॉड, है ना, लेकिन वो उस आइडिया की तरह, उस हीरो की तरह बनना चाहते हैं, गॉड की तरह। एंड वो रियलिटी नहीं है, वो तो आइडिएशनल रियलिटी है, आइडिया से कॉन्स्ट्रक्ट हुआ है। समझ में आ रहा है? इट इज द मैटर विच इज द रेल्म ऑफ ट्रूथ। नाउ प्लीज फोकस ओवर हियर, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, है ना। अब देखिए, हिगेल एक स्टेटमेंट मारता है, एक कोटेशन मारता है। फॉर हिगेल रियल इज रैशनल एंड for Hegel, real is rational and rational is real. When I talk about Hegelian idea of real being rational and rational being real, you have to understand that when he speaks that real is rational, that means he tries to justify reality from idealistic sense, है ना। जब वो real is rational बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, इसका मतलब आइडियाज आर रियल, वो कह रहा है। ही बिलीव्स दैट आइडियाज आर रियलिटी। तो व्हेन ही सेज रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल, इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि आइडियाज आर रियल। ही अंडरस्टैंड्स रियलिटी इन आइडियलिस्टिक सेंस, है ना। वो कहना चाह रहा है कि आइडियाज आर रियल, है ना। मतलब he understands reality of society in idealistic sense. Now, when he sees reality in idealistic sense, he believes that reality is constructed out of ideas. Exactly, Lavkush, that is what I have written. Reality is constructed out of ideas. When he says rational is real, है ना, When he says rational is real, तो बोलता है कि ideas are reality, पहले बोलता है reality is ideas are real, मतलब reality is constructed out of ideas. And जब वो बोलता है rational is real, इसका मतलब क्या है कि this reality which is idea, it could be understood in terms of reason. It could be, ideas can be understood थ्रू रीजन। वो ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है हिगेल। नाउ while Hegel, you know, Hegel philosopher था, Hegel was influenced by Socrates, ठीक है। Hegel was influenced by Socrates, आपने सुना होगा सुकरात, Socrates. So, when Hegel studies Socrates, even Hegel celebrates the unquestioned authority of state, है ना। एंड वो उसका मानना है कि स्टेट जो है वो आइडियलिस्टिक सेंस में जन्मा है। इट इज अ रियलिटी विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ रियल आइडियाज। ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से रिलेटेड नहीं है, बस तुमको बैकग्राउंड दे रहा हूं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर हिगेल आइडियाज अट्रैक्ट द इक्विवेलेंस ऑफ गॉड, है ना, गॉड के थ्रू डिवाइन एक्ट समझता है वो, कल बताया था तुमको। एंड आइडियाज, when he says that it can be only be understood through reason, he equates that it is the idea which is the reality of society. Any social reality is product of idea. तो इसीलिए वो स्टेट को भी ना एकदम गॉड के इक्विवेलेंस में डालता है, जिसको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। खैर ये तो बैकग्राउंड से रिलेटेड है, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं वो उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, हम लोग उधर जाना नहीं है, बस बताना चाह रहा हूं। बट while Hegel felt that man as in mankind, human being, they have come out of, कल बताया था, divine act
Feuerbach contradicts that. Feuerbach, Ludwig Feuerbach claims that real men are product of material world. For him, reality is material world. और तभी वो थियोलॉजिकल एलियनेशन की बात करता है ना? It talks about it talks about थियोलॉजिकल एलियनेशन. कल यहीं पे हम लोग कंप्लीट किए थे. क्या बोलता है, क्या कैसे समझाता है थियोलॉजिकल एलियनेशन को? वो बोलता है दैट ह्यूमन बीइंग्स दे क्रिएट एन इमेज ऑफ गॉड. व्हेन दे क्रिएट एन इमेज ऑफ गॉड, they have a tendency to attach idealistic traits to God. When they attach idealistic traits to God, such image is created which is unachievable. Human being क्या करते हैं? इमेज बनाते हैं गॉड का, हीरो लाइक इमेज, और उसमें आइडियल ट्रेट्स होते हैं, और वो आइडियल ट्रेट्स ऐसे होते हैं जिसको ह्यूमन बीइंग अचीव नहीं कर पाता है. बट ह्यूमंस सीक टू बी लाइक गॉड, है ना? लेकिन वो उस आइडिया की तरह, उस हीरो की तरह बनना चाहते हैं, गॉड की तरह. एंड बोलता है बट दिस इज इम्पॉसिबल. एंड इन ऑर्डर टू डू सो, इन ऑर्डर to being God-like, human beings are unable to perceive human traits. वो human tendency से दूर चले जाते हैं. बहुत ही philosophical बात होगी, ऊपर से जा रहा होगा. Simple terms में समझो कि human being एक इमेज क्रिएट कर दिया है विथ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है गॉड, और फिर उसकी तरह वो एस्पिरेशनल कैरेक्टर बन जाता है और उसकी तरह एक्ट करना चाहता है, उसकी तरह बनना चाहता है. बट वो रियलिटी नहीं है, वो तो आइडिएशनल रियलिटी है, आइडिया से कॉन्स्ट्रक्ट हुआ है. समझ में आ रहा है आइडिया को कैसे क्रिटिसाइज कर रहा है? वो तो आइडियल रेल्म में है, रेल्म ऑफ फ्रीडम जिसको बोलते हैं, है ना? वो तो आइडिया से क्रिएट हुआ है, रियलिटी नहीं है. रियलिटी तो है मटेरियल रियलिटी. ह्यूमन बीइंग उसको बनने के चक्कर में जो एक्चुअल ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस है, विच इज देयर मटेरियल रियलिटी, मटेरियलिस्टिक ट्रेट्स, उस प्रोसेस से वो धीरे धीरे उस प्रोसेस से भी दूर चला जाता है. एंड कभी वो गॉड लाइक बन तो पाता नहीं है. दिस कॉजेज रिलीजियस एस्ट्रेंजमेंट. ये क्या करता है? इसी कारण जो थियोलॉजिकल एलियनेशन होता है ह्यूमन बीइंग में, क्या कॉज करता है? ये रिलीजियस एस्ट्रेंजमेंट. तो इसीलिए थियोलॉजिकल एलियनेशन का हवाला देते हुए बेसिकली ही सेज दैट मटेरियलिज्म और मटेरियल reality is what matters, is what matters. Now Marx was influenced by Feuerbach's materialistic explanation of reality, but Marx उसको थोड़ा सा करेक्ट भी करता है. Marx उसको बोल देता है कि भैया बात तो सही है, लेकिन आप इस एलियनेशन को जो ह्यूमन बीइंग में अराइज हो रहा है उसको आप देख रहे हो एज प्रोडक्ट ऑफ थियोलॉजिकल एलियनेशन, मतलब रिलीजियस एलियनेशन, है ना? बट रियलिटी इज समथिंग एल्स. बोलता है ये एलियनेशन जो है इट इज रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एंड सोशल एक्टिविटी, नॉट बिकॉज गॉड का इमेज बनाता है और गॉड की तरह बनना चाहता है और वो नहीं बन पाता है, एंड इन द प्रोसेस जो अपना ह्यूमन बीइंग का क्रिएटिव मटेरियल एग्जिस्टेंस है उसको वो लूज कर देता है. बोलता है ये बहुत ही फिलोसॉफिकल डायमेंशन है, दिस इज नॉट द रियलिटी. मार्क्स इसको करेक्ट, जब फ्यूअरबैश को क्रिटिसाइज करता है मार्क्स उसको करेक्ट करता है. मार्क्स एडवोकेट्स दैट फ्यूअरबैश should have linked his concept of alienation not to religion. He should not have spoken of theological alienation, but he should have traced
this alienation as a result of alienation occurring in इकोनॉमिक एक्टिविटी. मार्क्स इज एन इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट. वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स के टर्म्स में सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर को अप्रोप्रिएट कर रहा है, उसको देख रहा है. नाउ मार्क्स ही स्टार्ट्स टू बिलीव दैट दिस एलियनेशन, मार्क्स क्या बोलता है कि जो ये एलियनेशन है ये थियोलॉजिकल एलियनेशन नहीं है, रिलीजन मतलब गॉड की तरह आदमी नहीं बन पा रहा है इसलिए नहीं एग्जिस्ट करता है, बट एलियनेशन इज मार्क्स बोल रही है alienation is outcome of social and economic activity and रिलेशनशिप्स. क्लियर? तो ऐसे करके मार्क्स उसको क्रिटिसाइज करता है फ्योरबैश को. फ्योरबैश मतलब बेसिकली मार्क्स इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करता है एज अ कॉज फॉर एलियनेशन. बट एलियनेशन तो आएगा बाद में, मार्क्स की अलग थ्योरी है, एलियनेशन हम लोग वहां पे पढ़ेंगे. शॉर्टकट में तुमको समझना है अभी क्या कि फ्योरबैश मतलब डायलेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म हेगल का पढ़ा मार्क्स, तो उससे डायलेक्टिक्स के कॉन्सेप्ट से वो इन्फ्लुएंस हो गया. और फ्योरबैश का एलियनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, मटेरियलिज्म, मटेरियल रियलिटी से इन्फ्लुएंस हुआ और उससे वो मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया और फिर इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला दिया और मार्क्स बनाता है अपना dialectical materialism. Now, when Marx constructs his conception of dialectical materialism, he is critical of Hegel. Marx criticizes Hegel. Marx believed that Hegel had given priority to thoughts and ideas. कल भी बताया था. बट मार्क्स के लिए वो तो नहीं है केस. रादर क्या है केस? कल बता चुका था. मैटर इज द realm of truth, है ना. मार्क्स बोलता है कि इट इज द मैटर विच इज द realm of truth. So Marx believes that material reality जो ह्यूमन बीइंग का है दैट इज ट्रू रियलिटी. अब हिगेल आइडियलिस्टिक सेंस में रियलिटी को जब देखता है तो हिगेल को क्या लग रहा है कि रियलिटी जो क्रिएट होता है, सोशल रियलिटी, इट इज रिजल्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना. हिगेल को लग रहा है आइडिया को रियल बोल रहा है. तो reality is constructed through consciousness. बट मार्क्स इसको क्रिटिसाइज करता है. मार्क्स का मानना है कि नहीं 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 नहीं, रियलिटी इज नॉट कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ कॉन्शियसनेस, रादर योर कॉन्शियसनेस इज क्रिएटेड आउट ऑफ मटेरियल रियलिटी. बोलता है ह्यूमन आइडियाज क्या है? बाई प्रोडक्ट ऑफ उनका. देखो अब मैक्रो स्कूल स्ट्रक्चर को पढ़ने, मार्क्सिस्ट भी याद है मैक्रो स्कूल के अंदर थे. तो इसका मानना है कि कॉन्शियसनेस जो है, याद है थियोरेटिकल स्टैंड पढ़ाया था, बस कनेक्ट करो. तो इसका मानना क्या है कि जो कॉन्शियसनेस जो है, आपके थॉट जो है, आपके जो आइडियाज हैं, दे आर रिजल्ट ऑफ द सोशल सेटिंग, है ना.
It is not the social setting, the social existence which is result of consciousness. Rather, it is the consciousness which is result of the social existence. जैसा social setting होता है, और उसके लिए social setting है material condition, economic reductionist. तो जैसा इकोनॉमिक एंड मटेरियल कंडीशन होता है उसके हिसाब से कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, ऐसा मार्क्स कहता है. मार्क्स के लिए क्या है? Consciousness is shaped of material and economic condition. Marx tries to correct Hegel. Marx believed that material condition and economic condition is determining historical phenomena. Marx believed that, idea of people is primarily reflection of social relationship of economic and material production system. क्या बोलता है? प्रोडक्शन एक्टिविटी इज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्टिविटी. क्यों? क्योंकि मनुष्य थ्रू प्रोडक्शन नेचर को कंट्रोल करने लगता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्टिविटी है. तो मैटर इज रेल्म ऑफ ट्रूथ. खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, जिएगा नहीं, तो आइडियाज का क्या करेगा? अचार डालेगा. बोलता है इट इज नॉट आइडिया बट इंप्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया इन द रियल वर्ल्ड which is manifested through material production. And that is why Marx believes that ideas are primarily reflection of social relationships of economic production. Marx के लिए it is not ideas which are the main source of change in history. जैसा हिगेल सोचता था कि एक आइडिया एग्जिस्ट करता है, डोमिनेंट आइडिया जिसको थीसिस बुलाता है, उससे कॉन्टेस्ट होता है उसका एक अपोजिंग आइडिया का, कॉन्ट्राडिक्टिंग आइडिया का, जिसको एंटीथेसिस बोलता है, और इन दोनों के कॉन्टेस्ट से फाइनली एक सिंथेसिस डेवलप होता है. और जब सिंथेसिस डेवलप होता है तो हिस्टोरिकल चेंज होता है, हिस्ट्री के फेज में चेंज आता है, सोसाइटी चेंज हो जाती है, न्यू फेज में एंटर करती है. लेकिन मार्क्स इस चीज को मैनिपुलेट करता है, इस चीज को चेंज करता है. मार्क्स बोलता है कि नहीं, आइडिया को यहां से निकालो और इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक रिलेशनशिप इन द प्रोडक्शन सिस्टम, इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन. इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिलेबस में है भी मोड ऑफ प्रोडक्शन. मोड ऑफ प्रोडक्शन को इसके साथ इंटीग्रेट कर रखे, पहले एक फ्लो में पढ़ाऊंगा, उसके बाद मोड ऑफ प्रोडक्शन अलग से देखेंगे हम लोग. सो दैट इज हाउ मार्क्स इज कंसीविंग historical materialism, that history is progressing as a result of dialectics of economic relation in the production system. कार्ल मार्क्स बोल रहा है कि इकोनॉमिक सिस्टम में जो सोशल रिलेशंस बनते हैं, ठीक है, फोकस ऑन दिस. किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में, प्रोडक्शन सिस्टम में जो सोशल रिलेशनशिप डेवलप होते हैं उसमें कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट होता है. एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट इन द इकोनॉमिक सिस्टम इज द रियल सोर्स ऑफ चेंज. मार्क्स को क्या लगता है? दिस कॉन्फ्लिक्ट इन द economic system is the रियल सोर्स ऑफ चेंज. कि जब इकोनॉमिक सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट होता है तब सोसाइटी में चेंज आता है.
हिस्ट्री कैसे शुरू होता है? जब ह्यूमंस प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। तो मार्क्स का मानना है कि जब हिस्ट्री का शुरुआत हुआ था तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग अपने सबसिस्टेंस के लिए प्रोड्यूस करते थे। दैट मीन्स दैट दे ओनली यूज्ड टू प्रोड्यूस so that they can maintain their existence. So historical progress, history starts with human starting to produce for means of subsistence, अपने आप को subsist करवाने के लिए। And through this human being manifests or human being displays employment of their creativity, मतलब human being अपने creativity को यूज करता है नेचर को कंट्रोल करने के लिए। कैसे नेचर को कंट्रोल कर रहा है? कुछ भी बनाना है, ठीक है, नेचर से बना रहे हैं हम लोग। इसी नेचुरल एनवायरनमेंट में मैटर को उठाते हैं। मैटर, मटेरियल है ना, मटेरियल को रिड्यूस करो मैटर पे, और मैटर से ही तो हम क्रिएट करते हैं, कुछ प्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए उसके लिए मैटर इज द रेल्म ऑफ द ट्रूथ। And इसीलिए he advocates that the first historical activity was production of material life. Production of material life. तो मार्क्स बोलता है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है वो चीफ एक्टिविटी है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। सोसाइटी में जो चेंज आते हैं वो तब आते हैं जब इस प्रोडक्शन एक्टिविटी में, प्रोडक्शन सिस्टम में जो रिलेशंस डेवलप होते हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्शन आता है। तो मार्क्स के लिए इससे आपको ये तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि मार्क्स क्या देख रहा है कि प्रोडक्शन, देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे तुमको वन लाइनर बता रहा हूं। प्रोडक्शन इज सोशल एंटरप्राइज। मार्क्स को यह समझ में आ रहा है कि प्रोडक्शन इज सोशल एंटरप्राइज। क्यों प्रोडक्शन इज सोशल एंटरप्राइज बच्चा? क्योंकि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, जब हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जब हम कुछ बनाते हैं तो सोशल रिलेशन फॉर्म करते हैं। सोशल रिलेशंस आर फॉर्म्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। सोशल रिलेशन फॉर्म होता है प्रोडक्शन एक्टिविटी के दौरान। फॉर मार्क्स, in order to produce, we human beings come together and develop social relationships. प्रोडक्शन एक्ट में क्या होता है? सोशल रिलेशनशिप डेवलप होता है। कल भी एग्जांपल दिया था कि मान लो ये लेक्चर प्रोड्यूस करना है ना, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि आप फीस दे रहे हो, बदले में आपको सर्विस मिल रही है। ये जो ऑनलाइन क्लास है ये गुड्स है जो प्रोड्यूस हो रहा है और आपको टीचिंग की सर्विस मिल रही है। कितने लोग लगे हुए हैं? मैं, टेक्निकल टीम जो बैकएंड टीम होती है, सर्वर, वेबसाइट, ऐप, ये सब संभालती होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो स्टूडियो इंचार्जेस होते हैं जो यहाँ पे बैठे रहते हैं वो, है ना। फिर मैनेजमेंट टीम होगी वो, फिर बैकएंड टीम होगी जो कोई कंटेंट मैनेज करती होगी, टेस्ट कंडक्ट करवाती होगी वो। कितने सारे लोग एक साथ आ रहे हैं एंड इस प्रोडक्शन एक्टिविटी को कोई एक ओन कर रहा होगा बंदा, कोई ओनर होगा वो। तो देखो कितने सारे लोग हैं वो आ रहे हैं इसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो मार्क्स का मानना है कि प्रोडक्शन इज सोशल एंटरप्राइज बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, ठीक है, पीपल डेवलप सोशल रिलेशनशिप इन द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड देन ही फर्दर आर्ग्यूज that our mode of life, it shapes human nature. Whatever humans are today, it coincides with what they produce today and how they produce today. क्या बोलता है कि
whatever humans are today coincides with what they produce today and how they produce today. मतलब वही, ठीक है, वो सोशल स्ट्रक्चर में चीफ पोजीशनिंग किसकी देखता है? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की। तो बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही इंटीग्रेटेड होगा ना प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर आवर रियलिटी इज डिफाइंड थ्रू प्रोडक्शन। हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं और कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे हमारी रियलिटी कंस्ट्रक्ट होती है। आदमी एआई प्रोड्यूस कर रहा है, आज गाड़ी भी खुद चलेगी, खाना भी एआई के थ्रू बन रहा है, आप खा रहे हो, तो लाइफ जो है वो और लेड बैक हो जाएगा। लाइफ जो है वो और लेड बैक हो जाएगा। डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ तो देखो आज हम लोग वर्चुअल रियलिटी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उसमें भी जीवन जीने लगे। मेटावर्स, फेसबुक वाला बना रहा था ना मेटावर्स, मार्क ज़करबर्ग। तो जैसा हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वैसा हमारा रियलिटी डिफाइन हो रहा है। जब हम लोग मास प्रोडक्शन कर रहे थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के हिसाब से, तो जैसा प्रोडक्शन सिस्टम था, हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर रहे थे और क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, उसके हिसाब से हमारी रियलिटी जो है कॉन्स्ट्रक्ट हो रही थी। मार्क्स प्रोफेसर्स दैट द नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी is that they are creative being. मार्क्स जो है एसेंशियली ह्यूमन बीइंग को ना क्रिएटिव बीइंग मानता है, जिसका की एसेंस है कुछ क्रिएट करना, कुछ प्रोड्यूस करना, और बोलता है ये नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी और ये नेचर ऑफ सोसाइटी इज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल लाइफ, है ना। मैटर इज रेल्म ऑफ द ट्रूथ, फुल स्टॉप, इलैबोरेट, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो ये सारी ज्ञान की बातें आपको वहां लिखनी होती है। क्या ये पूरी कहानी जो मैं तुमको सुना रहा हूं अभी, क्या कर रहा हूं कि कैसे आइडिया को वो साइड कर दिया और कैसे मटेरियल रियलिटी पे मार्क्स एम्फेसिस कर रहा है। तो अभी जो ये जो ज्ञान दे रहा हूं ये क्या है, ये क्यों, मतलब इस मटेरियल एस्पेक्ट पे इतना ज्यादा मैं इलैबोरेट करके बोल रहा हूं, इतने मतलब कंटेंट इलैबोरेट करके दे रहा हूं, क्योंकि मान लो ऐसे आ गया कोटेशन में, मैटर इज रेल्म ऑफ द ट्रूथ, इलैबोरेट, कमेंट, क्रिटिकली एनालाइज। ठीक है, तो क्रिटिकली एनालाइज में तो फिर जब हम लोग हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का क्रिटिसिज्म देखेंगे कि वो आपको मटेरियलिस्टिक इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर रहा है, वो सारा डायमेंशन आ जाएगा। बट इसीलिए ये कंटेंट दे रहा हूं कि आपको एक्सप्लेन करना है कि मार्क्स के लिए कैसे मटेरियल रियलिटी इज द ट्रू रियलिटी ऑफ आवर लाइफ, कैसे सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी एंड नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी इज प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, इज a resultant of the production of the material life. For Marx, the material aspect of life, जो material aspect है हमारे लाइफ का, है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एज अ ह्यूमन बीइंग। कल भी बताया था ना तुमको, इफ अ ह्यूमन बीइंग मस्ट ईट, भरा होना चाहिए पेट, सबसे पहले पापी पेट, मस्ट ड्रिंक, ऑब्टेन शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, क्लोथिंग, बिफोर दे कैन एंगेज इन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग आइडियाज। तो आइडिया के थ्रू आप पॉलिटिक्स परस्यू कर रहे हो,
बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग कहां पॉलिटिक्स परसू कर पा रहे हैं भाई? जब पेपर 2 में मैं तुमको लेके जाऊंगा, संस्कृताइजेशन पढ़ाऊंगा एम एन श्रीनिवास का बच्चा, तो पता है उसमें मतलब क्रिटिसिज्म है कि यार एम एन श्रीनिवास संस्कृताइजेशन का बात बोल रहा है, दलित कम्युनिटी, दलित ग्रुप में क्यों नहीं हो पा रहा है संस्कृताइजेशन? तुमको दिखेगा कि कंप्लीट मार्जिनलाइजेशन, कंप्लीट एलियनेशन था, कल्चरल एलियनेशन, इकोनॉमिक एलियनेशन, नो राइट्स टू होल्ड लैंड, रिलीजियस एलियनेशन, पॉलिटिकल, सभा में दे कांट टेक पार्ट्स, पॉलिटिकल एलियनेशन. So they were trapped into their struggle for their material existence. जब आदमी खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, उसके उस बदन पे कपड़ा नहीं है, उसके सिर पे छत नहीं है, तो कहां वो साइंस एक्सप्लोर करेगा, कहां वो पॉलिटिक्स परसू करेगा, कहां वो रिलीजन एक्सप्लोर करेगा? अपने स्पिरिचुअलिटी के क्वेश्चन को, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा आइडिया नहीं है, मार्क्स का आइडिया है. तो मत बोल रहे हैं कि सर आप रिलीजन को अटैक कर रहे हो. पर्सनल आइडिया को यहां पे क्लासरूम में एकेडमिक होकर पढ़ना है. दिस इज मार्क्सियन आइडिया. ठीक है, मार्क्स बोलता है रिलीजन इज फॉल्स कॉन्शियसनेस. ये मार्क्स बोलता है, मैं नहीं. मेरा पर्सनल थॉट मैं यहां नहीं लाऊंगा, और आपको भी नहीं लाना है आपका पर्सनल थॉट एग्जाम में, पेपर में. मेरे को सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाना आता है, और हम लोग बस उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं यहां पे. सो जब रोटी, मार्क्स के हिसाब से जब इंसान खा नहीं पाएगा, पी नहीं पाएगा, उसके सिर पे छत नहीं है, तो वो क्या ही पॉलिटिक्स करेगा, क्या ही वो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करेगा, क्या ही वो स्पिरिचुअल क्वेश्चंस को आंसर करेगा, रिलीजन को परसू करेगा. Thus he believes that advancement of production and the distribution of exchange and the distribution of and exchange of goods, है ना, प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी की तरह कोई गुड या कोई सर्विस जो है वो प्रोड्यूस होता है. और मार्क्स आगे जब हम लोग चलेंगे धीरे धीरे, तो आपको पता चलेगा कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या हो रहा है कि जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मार्केट में एक्सचेंज के लिए प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारे सबसिस्टेंस के लिए नहीं. थोड़ी देर पहले बोला था ना, जब हम लोग हिस्टोरिकली जब हम लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू किए थे, तो बच्चा हम लोग उस वक्त में तो अपने मींस ऑफ सब्सिस्टेंस के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे. लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होने लगता है कि ह्यूमन बीइंग जब प्रोड्यूस करते हैं तो वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते हैं. जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसको मार्केट में एक्सचेंज किया जाता है. तो मार्क्स इसी चीज के बारे में वोकल हो रहा है. मार्क्स का मानना है कि इट इज नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन that decides their existence. Rather, it is the social, economic and material existence of man that determines their consciousness. है ना? तो स्टेज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन एक्टिविटी में एडवांसमेंट आता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में, उसके एक्सचेंज में रूल्स चेंज होते हैं कि जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको कौन अप्रोप्रिएट करेगा, किस पे, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है प्रोडक्शन एक्टिविटी से, उस पे किसका राइट. जब इसके रूल्स में कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, तो उसी से सोसाइटी का नया फेज का निर्माण होता है. तो मार्क्स के लिए चाहे वो पॉलिटिकल रियलिटी हो, चाहे वो सोशल रियलिटी हो, चाहे वो कल्चरल रियलिटी हो, ऑल ऑफ दिस इज रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रियलिटी. इसीलिए तो मार्क्स को इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट या इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट बोल के क्रिटिसाइज करता है. कार्ल पॉपर बोलता है कि यू हैव ओवर एम्फसाइज्ड ऑन मटेरियल स्ट्रक्चर इन सोसाइटी एंड यू हैव अंडरमाइंड रोल ऑफ अदर्स एलिमेंट्स. जो कि जब हम लोग मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के क्रिटिसिज्म में जाएंगे तो तुम देखोगे, तुमको समझ में आएगा. अब मार्क्स सोसाइटी को जब देखता है, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को, पहले भी बता चुका हूं, तो मार्क्स क्या देखता है कि एक बेस है, कुछ है ना.
इस बेस को वो बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर। है ना, बोलता है सोसाइटी के स्ट्रक्चर का जो बेस है वो तो इकोनॉमिक रियलिटी से क्रिएट हुआ है। इसको वो क्या बोलता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। सो द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। एंड ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमी मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो प्रोडक्शन, मटेरियल लाइफ, ये सब इसमें रूटेड है। इसके ऊपर बिल्ट होता है सुपर स्ट्रक्चर। क्या बिल्ट होता है? सुपर स्ट्रक्चर, है ना, सुपर स्ट्रक्चर। अब इसमें पॉलिटिको लीगल स्ट्रक्चर भी आ गया। इसमें पॉलिटिको लीगल स्ट्रक्चर भी आ गया और इसमें कल्चरल या आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी आ गया। कल्चरल और आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का भी निर्माण हो गया। तो मार्क्स क्यों बोल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यों इसको इकोनॉमी को बेस बोल रहा है? मार्क्स बोलता है जब इसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है, जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर, उसमें जब कॉन्फ्लिक्ट आता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो इससे आता है समाज में बदलाव, चेंज। और जब ये चेंज इन इकोनॉमी हो रहा है, जब यहां पे चेंज आया, है ना, तो इसका इंपैक्ट सुपर स्ट्रक्चर में भी आता है। सो चेंज इन इकोनॉमिक रियलिटी लीड्स टू चेंज इन सुपर स्ट्रक्चर, चेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर लीड्स टू चेंज इन सुपर स्ट्रक्चर, है ना। सो आवर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, आवर लीगल स्ट्रक्चर, कल्चरल स्ट्रक्चर, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो एजुकेशन, अब इसके अंदर फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशन, है ना, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, लीगल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, वो भी कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल रेलम के अंदर आ गया। वो सब में चेंज आता है, दे विथ चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इसीलिए तो बोल रहे हैं उसको इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट। मार्क्स क्या बोल रहा है, याद रखना है, स्ट्रक्चर ऑफ एवरी सोसाइटी इज डिटरमिन्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड ही कॉल्स दिस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एज इंफ्रास्ट्रक्चर. This infrastructure consists of forces of material forces of production and relations of production. ये थोड़ी देर बाद हम लोग समझेंगे. मोड ऑफ प्रोडक्शन इसी को बोलता है वो. मोड ऑफ प्रोडक्शन के दो कंपोनेंट होते हैं, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा कंपोनेंट होता है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन. ब्रीफली यहां पे थोड़ा समझाता हूं, फिर तो मोड ऑफ प्रोडक्शन अलग टॉपिक है, डिटेल में चलेंगे वहां पे. ठीक है, यहां पे ब्रीफली बस समझा देता हूं तुमको. देखो, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, एफओपी लिख दे रहा हूं, मतलब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन. फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हो गया बच्चा कि बचपन में पढ़े होगे इकोनॉमिक्स में, प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होता है ना, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, नॉलेज, लैंड, कैपिटल, टूल्स, मशीन्स, लेबर, श्रम. ठीक है, all of that is forces of production. तो बेसिकली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि भाई लैंड, लेबर, नहीं रुको, लेबर तो अलग से बोलता है, वही लेबर पावर, एक से रुक जाओ, लैंड, लैंड, टूल्स, मशीन, टेक्नोलॉजिकल
नॉलेज प्लस लेबर पावर। इन सब के बावजूद हम मान लीजिए जमीन खरीद लिए, वहां पे फैक्ट्री मान लीजिए लगा दीजिए, मशीन फिट कर दिए, लेथ मशीन बहुत सारा मशीन फिट हो गया, बहुत टूल ले आए हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल आ गया है, प्रोडक्शन अपने आप हो जाएगा क्या? नहीं ना, फिर भी लेबर पावर लगता है, हमारा श्रम लगता है ना, तो प्लस लेबर पावर, ये सब जब मिल जाता है तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बनता है। क्या बनता है? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट मार्क्स क्या बोल रहा है? रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, आरओपी लिख देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले बोले थे ना कि जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो सोशल रिलेशंस डेवलप होता है, तो बोलता है कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पीपल डेवलप सम रिलेशंस। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति या कंपनी, मतलब ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेगा, उसको बोल देता है हैव्स। हैव्स, है ना? तो आपका फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन से कैसा रिलेशन है, उससे डिफाइन होता है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो भी इसका ओनर होगा, मालिक, बुर्जुआ, ठीक है, जो भी फोर्सेस ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेगा वो बन जाएगा हैव्स, क्योंकि प्रोडक्शन सिस्टम पे कंट्रोल उसका होगा। तो फिर जब हम प्रोड्यूस करेंगे, उससे कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल प्रोड्यूस होगा, उसका मालिकाना हक उसका होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लेक्चर है, इसमें पढ़ा आपको कौन रहा है? मैं, शेखर सर, लेकिन इस लेक्चर पे मालिकाना हक किसका है? पीडब्ल्यू कंपनी का है। समझ में आ रहा है? तो हो गया वो हैव्स। और दूसरा होगा जो कि अपना श्रम दान करता है इन रिटर्न ऑफ वेजेस, है ना, इन रिटर्न ऑफ वेजेस। तो जैसे आप सोशियोलॉजी मेरे से पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री आप लोग जिया सर या अभिषेक सर या आलोक सर इनसे पढ़ रहे होंगे, इकोनॉमिक्स मान लीजिए आप प्रतीक सर से पढ़ रहे होंगे, ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टीचर से पढ़ रहे होंगे, लेकिन हर लेक्चर पे मालिकाना है किसका है? पीडब्ल्यू का है, पीडब्ल्यू हैव्स है। हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना लेबर दे रहे हैं, श्रम दान कर रहे हैं इन रिटर्न ऑफ वेजेस, हैव नॉट्स। तो हमारा रिलेशन प्रोडक्शन के साथ, एक्टिविटी के साथ क्या है कि वी कंट्रीब्यूट आवर लेबर पावर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, एंड हैव्स का रिलेशन क्या हो गया? दे कंट्रीब्यूट दे ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सो ये होता है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। और मार्क्स, ठीक है, ये होता है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। और मार्क्स क्या बोलता है कि जब कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है विद इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जब देर इज, यहां पे स्टार मार्क्स करके लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन देर इज कॉन्फ्लिक्ट दैट एग्जिस्ट इन forces of production and conflict between forces of production and relations of production, there occurs change in society। तो क्या होता है? सोसाइटी में चेंज अकर करता है। दिस रिजल्ट्स इनटू चेंज इन सोसाइटी, सोसाइटी में परिवर्तन आ जाता है, सोसाइटी में बदलाव आ जाता है ना? याद रखना, when there is conflict between forces of production and the relations of production, there occurs a change in history, or there occurs in change in society, and this leads to development of new phase of history, है ना? New phase of history। ये तो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, मैक्स कल ही बताया था कि मार्क्स इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकर, तो ये तो कॉन्सेप्ट चल रहा है जो आपको लिखना है एग्जाम में, समझने के लिए समझो अब, है ना?
फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, ये सब चीज प्रोड्यूस करने के लिए होता है। अब फोर्सेस ऑफ मैन का ना एक इनहेरेंट नेचर होता है, ठीक है। प्रोड्यूस अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी को वो एफिशिएंट करता रहता है, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करता रहता है। एंड जब वो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करता रहता है ना, तो धीरे धीरे प्रोडक्शन में, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आ जाता है, ठीक है, चेंज आता रहता है। और जब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आता रहता है तो उसके हिसाब से, क्योंकि अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाता रहता है, तो धीरे धीरे रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में भी कॉन्फ्लिक्ट आने लगेगा। और इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण सोसाइटी में रिवॉल्यूशनरी चेंज आएगा। मार्क्स हर स्टेज पे मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो चेंज होता है और न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन का डेवलपमेंट होता है, उसको एक रिवॉल्यूशनरी चेंज मानता है। तभी तो मार्क्स बुर्जुआ क्लास को भी रिवॉल्यूशनरी क्लास मानता था। व्हाई? बिकॉज बुर्जुआस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू टॉपल द फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन को टॉपल किए और कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन को एस्टैब्लिश किए। फिर उसके बाद बोलता है प्रोलेतारियात क्लास जो होगा वो भी रिवॉल्यूशनरी क्लास होगा। प्रोलेतारियात रिवॉल्यूशन करेगा और वो सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन और बाद में कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का एस्टैब्लिशमेंट होगा, जो कि हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, या आज नहीं हो पाया तो कल देखेंगे जब मोड ऑफ प्रोडक्शन पे आएंगे। तो अभी तक समझ में आ गया? सो बेसिकली हैव्स और हैव नॉट पे लड़ाई हो जाता है, और देसी तरीका कर दे, वो थोड़ी देर में तुमको वो बना के दिखाऊंगा तब हो ही जाएगा। हैव्स और हैव नॉट्स में लड़ाई हो जाता है, और इन लोगों का लड़ाई जो होता है, तो थीसिस एंटीथीसिस डिशुम कर लिया। अब देखो, मैं बोला ना फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को इंप्रूव करने का कोशिश करता रहता है मैन, तो हैव्स क्या करेंगे, उसको प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए लैंड, मतलब टूल्स, नया मशीन, नया टेक्नोलॉजी, इसका भी डेवलपमेंट करते रहेंगे। प्लस इन सब के अलावा लेबर पावर से भी बनता है ना, तो लेबर को भी और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसके कारण क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर ही है ना, इनहेरेंट स्ट्रक्चर, इसी कारण हैव जो है हैव नॉट का एक्सप्लॉइटेशन करता है। हैव और हैव नॉट के बीच में जो रिश्ता है बच्चा, दैट इज ऑफ डोमिनेंस एंड सब्जुगेशन। कमर बहुत दर्द कर रहा है। हैव डोमिनेट करता है हैव नॉट को, और हैव नॉट हैव से सब्जुगेटेड होता है। अभी हैव और हैव नॉट अलग अलग स्टेज में कौन है सब बताऊंगा, धीरे धीरे स्थिर रहो, बस सुनते चलो। एंड दिस रिजल्ट्स इनटू चेंज इन सोसाइटी। जब भी न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन डेवलप होता है तो न्यू फेज ऑफ सोसाइटी भी डेवलप हो जाता है। क्लियर? दैट इज व्हाट मार्क्स इज ट्राइंग टू से। सो मार्क्स फर्दर goes ahead and he advocates that each mode of production symbolizes different phase of history, है ना। He advocates that each mode of production symbolizes different phase of society, different type of society और different, क्योंकि इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट है तो मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आया, नया मोड ऑफ प्रोडक्शन बना। तो जब नया मोड ऑफ प्रोडक्शन बना, इकोनॉमी में चेंज आएगा तो सुपर स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा, सोसाइटी ही चेंज हो जाएगी, तो नया सोसाइटी का निर्माण होगा, सोसाइटी न्यू फेज में एंटर कर जाएगा, सोसाइटी में बदलाव आ जाएगा, न्यू सोसाइटी फॉर्म हो जाएगा ना, या हिस्ट्री का नया फेज शुरू हो जाएगा, नया नव निर्माण के साथ, न्यू सोसाइटी के फॉर्मेशन के साथ नया स्टेज में घुस जाएगा सोसाइटी प्रोग्रेसेस इन द न्यू स्टेज, हिस्टोरिकल प्रोग्रेस हो जाता है। सो ही इज एडवोकेटिंग दैट व्हेन द मोड ऑफ प्रोडक्शन, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि मोड ऑफ प्रोडक्शन, मार्क्स क्या बोल रहा है कि मटेरियल रियलिटी से बाकी सारा रियलिटी, सोसाइटी का सोशल रियलिटी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन से हमारा पॉलिटिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल लाइफ, रिलीजियस लाइफ इन जनरल जो है वो डिफाइन हो रहा है, डिटरमाइन हो रहा है, ठीक है। सोसाइटी डेवलप्स अ पर्टिकुलर आउटलुक ओइंग टू इट्स इकोनॉमिक प्रोडक्शन। उसका जैसा भी इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो रहा है उसके हिसाब से सोसाइटी का आउटलुक डेवलप होता है। व्हेन देयर इज मेजर कॉन्ट्राडिक्शन इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी, जब टाइम टू टाइम क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है फोर्सेस एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, तो this conflicts, this contradiction manifests into various social groups conflicting with each other। एक social group have का बन गया, दूसरा social group have not का बन गया, और इनके बीच में जो conflict होता है थीसिस और एंटीथीसिस का, उससे सोसाइटी में
चेंज आ जाता है। तो थीसिस हो गया उस समय का हैव, एंटीथीसिस हो गया अपोजिंग फोर्स, उस समय का हैव नॉट। ये लोग आपस में कॉन्टेस्ट करते हैं और सोसाइटी बदल में चेंज आ जाता है, हिस्टोरिकल प्रोग्रेस हो जाता है। मार्क्स फर्दर एडवोकेट्स दैट दीज स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, they have been defined or they have been distinguished with different modes of production। तो मार्क्स बोलता है कि भैया सबसे पहले तो प्रिमिटिव स्टेज था। जब मोड ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ेंगे तो इसी को बोलेंगे प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन, है ना। अब जब प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन था, मान सबसे पहले जब काम करना शुरू किया, अब ये जो है तुमको बेसिकली स्टेजेस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है ना। तो प्रिमिटिव स्टेज में या प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसको वो बोलता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एक्चुअली ये जो स्टेज है इसका नाम है, मान लो प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ऐसे समझो। इसमें क्या है, मटेरियल लाइफ जो है वो बहुत ही इगैलिटेरियन था। क्यों मटेरियल लाइफ इगैलिटेरियन था? बिकॉज देयर वाज कम्युनल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कम्युनिटी ओन करती थी प्रॉपर्टी को। कम्युनल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कम्युनिटी यूज्ड टू ओन प्रॉपर्टी। जब कम्युनल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी था तो सोसाइटी में क्या था, इगैलिटेरियन रिलेशंस था, है ना। सोसाइटी वाज मोर इगैलिटेरियन इन नेचर, इगैलिटेरियन, इक्वालिटी थी, इगैलिटेरियन इन नेचर था। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो क्लास, कोई क्लास नहीं था सोसाइटी में। फिर सोसाइटी की गाड़ी आगे बढ़ी, एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसको वो एंशिएंट स्टेज बोलता है। सोसाइटी की गाड़ी इस स्टेज में गई, एंशिएंट स्टेज में, है ना। वो क्या बोल रहा है, मार्क्स का स्टेटमेंट हम लोग याद करते हैं। मार्क्सियन स्टेटमेंट इज दैट सोसाइटी अंडरगोज डिफरेंट फेजेस इन हिस्ट्री एंड विद दीज फेजेस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कोइंसाइड्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू मोड ऑफ इकोनॉमी, कोइंसाइड्स विद डेवलपमेंट ऑफ न्यू मोड ऑफ इकोनॉमी। तो अब देखो मटेरियल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। पहले क्या था, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था। मैन जो प्रोडक्शन एक्टिविटी जो था इस स्टेज में, प्रिमिटिव कम्युनिस्ट स्टेज में, ठीक है, प्रोडक्शन जो हो रहा था इट वाज डन फॉर सबसिस्टेंस, प्रोडक्शन वाज डन फॉर सबसिस्टेंस, उसको सबसिस्टेंस के लिए लोग प्रोड्यूस कर रहे थे। सोसाइटी की गाड़ी आगे बढ़ती है इसके बाद, कैसे, अभी बोला ना, every new historical stage it is coincides with new mode of production। तो इकोनॉमिक रिलेशन में चेंज आएगा। अब देखो, पहले कम्युनल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी था, कम्युनिटी ओन कर रही थी प्रॉपर्टी का। जो याद है मैं तुम लोग को यूटोपिया कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मॉडर्निटी के वक्त में, एक यूटोपिया कॉन्सेप्ट कर, यूटोपिया वाली किताब की कहानी सुनाया था मैंने मॉडर्निटी के वक्त में। अब तुम आगे की कहानी समझो। यहां से मनुष्य शुरुआत में जब प्रोड्यूस कर रहा था तब तो वो अपने सबसिस्टेंस के लिए प्रोड्यूस कर रहा था, है ना। ह्यूमन बीइंग्स वेर प्रोड्यूसिंग फॉर देयर सबसिस्टेंस, जितना जरूरत है उतना ही प्रोड्यूस किया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे, अभी थोड़ी देर पहले सुनाया था कहानी कि मैन का नेचर है, मार्क्स कहता है कि मैन का नेचर है कि अपने प्रोडक्शन को इंप्रूव करता रहता है। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन हमेशा चेंज होते रहते हैं, दे आर इन कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ चेंज, है ना, उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करता रहता है। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, इंप्रूवमेंट आ जाएगा। जब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट होने जाएगा, आने लगेगा, तो प्रोडक्शन का ना सरप्लस हो जाएगा। सरप्लस प्रोड्यूस कर दिया आदमी,
जैसे ही सरप्लस प्रोड्यूस कर दिया, अभी तक तो बस अपना जीने के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे, अब जब सरप्लस प्रोड्यूस हो गया बच्चा, तो ये सरप्लस को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा आदमी। क्या करेगा? कंट्रोल करने की कोशिश करेगा आदमी। एंड व्हेन दे ट्राई टू कंट्रोल द सरप्लस प्रोडक्शन, क्या आएगा? कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट, ये यहां तक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोसाइटी में क्लास डेवलप होने लगेगा। सोसाइटी में क्लास डेवलप होने लगेगा। क्लास क्या होता है? हम लोग चलेंगे क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। बेसिकली समझो, डिफरेंट ग्रुप्स बनने लगेंगे, सोशल कैटेगरीज बनने लगेंगे, सोसाइटी में हायरार्की आ जाएगा। इक्वालिटी था, अब इनइक्वालिटी शुरू हो जाएगा सोसाइटी में, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में ही, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेशंस में इनइक्वालिटी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस सरप्लस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो कुछ लोग हैं जो इस सरप्लस को कंट्रोल कर रहे हैं वो हायरार्की में ऊपर, जो इस सरप्लस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वो हायरार्की में नीचे। क्लियर? सोसाइटी में इनइक्वालिटी शुरू हुआ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ मैन बाय अनदर मैन शुरू हो गया, एक्सप्लॉयटेशन कमेंसेस। इस स्टेज में जो सोसाइटी है उसमें मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, मार्क्स बोलता है, देखते हैं ये, इसके थ्रू मैं तुमको मोड ऑफ प्रोडक्शन भी समझा रहा हूं। सोसाइटी में इस स्टेज में क्या है? मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, है ना। मास्टर कौन है? हैव। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था कि देखो हैव और हैव नॉट में रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, हैव और हैव नॉट का, यहां पे कौन हो गया? मास्टर हैव, स्लेव्स हैव नॉट्स, स्लेव्स हैव नॉट्स। ठीक है, स्लेव क्या है बोल रहा है? हैव नॉट्स है। अब ये मास्टर जो है, ये मास्टर स्लेव को ही ओन करता है, मास्टर इज ओनिंग स्लेव। एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है? जिसके पास जितना स्लेव उतना पावरफुल। It used to be the slaves who used to produce. It used to be the slaves who used to produce. And while slaves used to produce, they had no rights of appropriation of that product. Why did not they have any rights on appropriation of product? Because they were owned by masters. Slaves did not enjoy any of their rights. They did not have right to marry. They were castrated. They could not reproduce. They could not have family. जेल में बंदी बन के रहते थे, दिन में बाहर निकलते थे, काम करते थे, वापस जेल में बंदी बन के आ जाते थे, रात को सो जाते थे। They used to serve their masters. The sole purpose of their existence was service to the master. उनके जीवन का सोल पर्पस, उनके एग्जिस्टेंस का था कि मास्टर को सर्व करना है। अब देखो, प्रोडक्शन में लेबर कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मतलब उस जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो कोई खेती कर रहा होगा, कोई पेड़ काट रहा होगा, कोई चट्टान को ही तोड़ रहा होगा, कोई स्कल्पटिंग ही कर रहा होगा, लेबर पावर किसका लग रहा है? इस स्लेव का। सो इट इज द स्लेव हु यूज्ड टू यूज
their labor power to produce something. So slave was means of production, but by virtue of ownership of slave, who was means of production, by virtue of ownership of means of production, it was the master who used to appropriate the output. स्लेव प्रोड्यूस किया और उस प्रोड्यूस को, क्योंकि स्लेव को कौन ऑन कर रहा है? मास्टर। तो स्लेव को जैसे ही मास्टर, उल्टा लिख दिया हूं ओन्स का डायरेक्शन, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ ये ओन्ड बाय या ओन्स, ठीक तो था। स्लेव को कौन ओन कर रहा है? मास्टर। तो स्लेव जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा बच्चा, ठीक है, उसमें से स्लेव के लिए बस उतना ही यूज होगा जितना उसको खाना भर लगेगा, वॉट एवर स्लेव कंज्यूम्स। बाकी जो भी डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस बिकम्स प्रॉफिट ऑफ मास्टर, प्रॉफिट appropriated by masters. देख रहे हो? exploitative relation. Can you see this? There is exploitative relation. त्रस्त हो गया, धीरे धीरे ये exploitation बढ़ता जाएगा, forces of production improve करते जाएंगे, and that is when slave रिवोल्ट करेगा इस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट। एंड जब वो रिवोल्ट करेगा एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में, न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन, हिस्टोरिकल प्रोग्रेस हो गया, है ना। एंशिएंट स्टेज से फ्यूडल स्टेज में चले गए, क्योंकि फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन आ गया, तो हिस्ट्री का फ्यूडल स्टेज। जब मोड ऑफ प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन आएगा, यहां पे लिखोगे मोड ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये हम तुमको मोड ऑफ प्रोडक्शन समझा रहे हैं। अब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कैसे हो रहा है वो तुमको दिखा रहे हैं, मार्क्स कैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन के टर्म्स में देख रहा है कि कैसे चेंज हो रहा है। फ्यूडल स्टेज में एंटर कर गया। अब यहां पे देखेंगे कि रिलेशनशिप फिर से चेंज हो गया, इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन सब अब वापस, अब सरप्लस प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है ही, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन एग्जिस्ट ही कर रहा है ना, सरप्लस प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है, इनइक्वालिटी है, क्लासेस है, बस क्लासेस चेंज हो गए। पहले मास्टर और स्लेव क्लास था, अब क्या आ गया? अब आ गया फ्यूडल लॉर्ड्स एंड सर्फ। अब इस स्टेज में हैव कौन है? लॉर्ड हो गया। हैव नॉट कौन है? हैव नॉट्स कौन है? सर्फ हो गया, है ना। सर्फ्स आर हैव नॉट्स इन दिस स्टेज, लॉर्ड्स आर हैव इन दिस स्टेज। So what are the two classes of this stage? Two classes of ancient stage were master and slave. Two classes of feudal stage are lords and serfs. Now at this juncture, now serfs had more rights than what slaves used to enjoy in ancient stage. They had some basic minimum rights, but they were bound to serve their lords. They used to pay tributes and taxes or sharing the productions with lords, and they were bound, they were promised, they were sworn to serve their lords. और सर्फ के पास इंडिपेंडेंस नहीं था लॉर्ड की सर्विस को डिनाई करने की, या सर्फ कैसे करे। फिर क्या होता है, ये एक्सप्लॉइटेड, इसमें क्या हो रहा है कि लॉर्ड एक्सप्लॉइट कर रहा है सर्फ को, ये एक्सप्लॉइटेटिव रिलेशन, सेम कॉन्फ्लिक्ट आएगा धीरे धीरे, मोड ऑफ प्रोडक्शन में भी चेंज आता रहेगा, प्रोडक्शन में भी इंप्रूवमेंट होता रहेगा, है ना। अभी सोसाइटी एग्रेरियन है ना, अब धीरे धीरे सोसाइटी इंडस्ट्रियल होने लगेगा, फैक्ट्री प्रोडक्शन शुरू होने लगेगा, न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन इवॉल्व होने लगेंगे। तो यही सर्फ बोलेगा छोड़ो, ये छोड़ के जाते हैं, हम शहर में फैक्ट्री में काम करेंगे,
यही लॉर्ड जो जमींदार है कंट्री साइड का, वो पैसा लगा के मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर बन जा रहा है बाद में, शुरुआत में तो नहीं, बाद में। At this point of time, we see bourgeois class emerges. We have already learnt about that in French Revolution, modernity में देखे थे। अब bourgeois class इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है। We see development of new stage of production, कैपिटलिस्ट स्टेज। अब यहां पे हैव कौन हो गया? बूर्जुआस। बूर्जुआस, दे आर हैव नॉट्स कौन हो गया? प्रोलेतारियात। हैव नॉट्स बिकम द प्रोलेतारियात एंड प्रोलेतारियात बिकम्स द हैव नॉट्स, and it is the bourgeois who become the haves. This relation, now this new relation of production has developed. देखो यार, सर्फ का कंट्रोल तो था प्रोडक्शन एक्टिविटी पे। सर्फ खेत में जाके खेती करके प्रोड्यूस कर रहा है और प्रोड्यूस शेयर कर दे रहा है अपने मास्टर के साथ फ्यूडल स्टेज में। इस स्टेज में क्या हो गया? मींस ऑफ प्रोडक्शन का कंप्लीट ओनरशिप किसके पास है? बुर्जुआ के पास। बुर्जुआ ओन कर रहा है मींस ऑफ प्रोडक्शन को। लेबर को बोलता है कि तुम प्रोडक्शन के लिए लेबर पावर दो और बदले में वेज ले जाओ। सो इस स्टेज में क्या होता है? इट इज द बुर्जुआ हु ओन्स मींस ऑफ प्रोडक्शन, मींस ऑफ production, and it is the proletariat who provides labor power, but they are selling their labor in return of wages। बदले में उनको क्या मिलता है? wages, सैलरी मिला है ना। बुर्जुआ क्या कर रहा है? ओन कर रहा है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। बिकॉज बुर्जुआ ओन कर रहा है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो प्रॉफिट कौन अप्रोप्रिएट करेगा? प्रॉफिट जो है वो बुर्जुआ अप्रोप्रिएट करेगा। इट इज द बुर्जुआ हु अप्रोप्रिएट्स द प्रॉफिट एंड प्रोलेतारियात क्या करेगा? बस अपना लेबर पावर देगा, बदले में वेज लेगा। नाउ These wages are extremely cheap, बहुत लो है यार, बहुत लो वेज है ना। एंड कंपटीशन इन लेबर मार्केट इज वेरी हाई। आप में से कुछ लोग अभी करंट टाइम से रिलेट कर पा रहे हो क्या? लिख मत देना ये सब। यू डोंट नो आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन ऑफ एनी इवैल्यूएटर। चुपचाप जो जितना है वही समझो। ये मोड ऑफ प्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं। कंपटीशन हाई है, ठीक है। लेबर मारामारी लगा हुआ है, कम पैसा में लंबे लंबे टाइम तक काम कर रहे हैं। एक्यूट एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है लेबर का। एलियनेशन है वर्किंग क्लास में, ठीक है। प्रोलेतारियात क्लास में क्या हो गया है? एलियनेशन है, एलियनेट कर गया है वो। एलियनेशन जब हम लोग चलेंगे एलियनेशन में तब पढ़ाऊंगा आपको। मार्क्स बोलता है कि इस स्टेज में फिर धीरे धीरे क्या होगा? गरीबी बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे जो रिच बुर्जुआज हैं इनका नंबर घटने लगेगा। बहुत कम नंबर ऑफ पीपल हैं जो पूरा रिसोर्सेज कंट्रोल करेंगे, और रिच और पुअर के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। इनइक्वालिटी इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज एंड ऑलमोस्ट ऑल द मासेस विल बी इन द कैटेगरी ऑफ पॉपराइज्ड प्रोलेतारियात क्लास। मार्क्स बोलता है कि देयर विल बी प्रोलेतारियताइजेशन। जो मिडिल क्लास है वो धीरे धीरे लेबर वर्किंग क्लास बन जाएगा और गरीबी आ जाएगी।
उनमें क्या हो जाएगा, पॉपराइजेशन होगा. He says there will be pauperization, there will be proletariatization, and they will come under one roof. है ना, फैक्ट्री शेड्स के अंदर आएंगे, they will come under one roof, and then there उनमें क्या होगा, मतलब इंटरेक्शन इंटेंसिटी बढ़ेगा, एंड तब उनका कॉन्शियसनेस चेंज होगा. वो क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाएंगे. क्लास कॉन्शियसनेस उनका जगेगा. ये सब क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ पढ़ेंगे जब क्लास एंड क्लास स्ट्रगल पे चलेंगे. क्लास कॉन्शियसनेस जब उनका बढ़ेगा, मारेगा, अटैक करेगा, रिवॉल्यूशन. एंड दिस इज वेयर मार्क्स गिव्स दैट स्लोगन, ऑल द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज, वर्ल्ड टू गेन. मार्क्स बोलता है जरूरत पड़े तो वायलेंट रिवॉल्यूशन करो, लेकिन करो. सो मार्क्स प्रेडिक्ट्स दैट आफ्टर दिस the results conflict in the economic structure once again. This antagonistic relation between the two classes of the capitalist stage, which is the bourgeois class and the proletariat class, leads to development of class struggle and finally results into a proletarian revolution where there is overthrowing of capitalist structure and society moves to the next stage. Socialism, socialist mode of production. अब ये स्टेज देखो, मार्क्स का जो क्रिटिसिज्म है ना, वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ये भी है कि उसको बोल जाता है कि मार्क्स ना एक सोशियोलॉजिस्ट क्या है, सोशियोलॉजी या कोई भी ऐसा सोशल साइंटिस्ट जो होता है, उसको सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी करनी है. तो जब तक वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी की स्टडी कर रहा है, अभी देखो इससे पहले कंपैरेटिव एंड हिस्टोरिकल मेथड लगा रहा है कैपिटलिज्म तक, लेकिन इसके आगे तक तो देखा नहीं है ना क्या होगा. अब मार्क्स देखो अब क्या करता है, पॉजिटिविस्ट्स प्रेडिक्शन में जाते हैं, मार्क्स भी प्रेडिक्शन में चला जाता है. व्हाट इट इज से जाके व्हाट इट इज ऑट टू बी में जाता है, और उसके बाद क्या बोलता है पता है, आगे का दो स्टेज बता देता है. इसलिए बोलते हैं फिलोसॉफिकल रोमांटिसिज्म करने लगा. मार्क्स का वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ये भी है, फिलोसॉफिकल रोमांटिसिज्म करता है, बोलते हैं. अब ये जो सोशलिस्ट स्टेज है, ये ट्रांजिटरी स्टेज है. दिस इज ट्रांजिटरी स्टेज. बोलता है ये जो प्रोलेटारियन रिवॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद पावर में आएंगे, एंड दिस विल बी नोन एज डिक्टेटरशिप ऑफ proletariat. Dictatorship of proletariat. Marx states that proletariat will topple the capitalist class through revolution. And then it will be the proletariat who will be in control of means of production. तो means of production जो है, उसको उस पे कंट्रोल स्टेज में प्रोलेटारियात क्लास का आ जाएगा. फिफ्थ स्टेज, बुर्जुआ लोगों को पकड़ पकड़ के, जो खुद से दे देगा ठीक है, नहीं तो पकड़ पकड़ के लेगा, कंट्रोल लेगा मींस ऑफ प्रोडक्शन का. एंड उसके बाद धीरे धीरे सोसाइटी में जब ऑर्डर एस्टैब्लिश हो जाएगा, तो दे विल गिव अवे देयर पावर. मतलब वो क्या समझ रहा है कि जिसके पास प्रोलेटारियत, अब सारा वर्कर थोड़ी होल्ड कर रहा है, वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव ही होल्ड कर रहे हैं ना, वर्किंग क्लास के. वो लोग जब देखेंगे कि अब सोसाइटी रेडी हो गया है क्लासलेस सोसाइटी बनने के लिए, सोसाइटी में ना प्रोडक्शन जो है नीड के अकॉर्डिंग होने लगा है, सरप्लस प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट एलिमिनेट हो गया है, तो सोसाइटी में ये लोग क्या करेगा, अपना पावर धीरे धीरे दे देगा. इस स्टेज में तो क्या है, प्रोलेटारियत के पास में पावर है. इंटरमीडिएट स्टेट जो है, स्टेट का कॉन्सेप्ट रहेगा, स्टेट विल बी कंट्रोल्ड बाय प्रोलेटारियत. तो कहीं भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट देखते हैं तो वो लोग मान के चल रहा है कि ये इंटरमीडिएट स्टेज है. लेकिन इसके बाद जो सिक्स्थ स्टेज जो मार्क्स प्रेडिक्ट किया था, कहीं तुमको आता हुआ दिख रहा है.
फाइनली बोलता है सोसाइटी अपने परफेक्ट स्टेज में एंटर कर जाएगा, कम्युनिज्म के स्टेज में, वेयर देयर विल बी कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ there will be collective ownership of means of production. Primitive communist times की तरह लोग दोबारा collectively means of production को own करने लगेंगे, है ना? No private property, no private property, division, forced division of labor को eliminate कर देंगे सोसाइटी से, है ना? तो क्या होगा? एलियनेशन एलिमिनेट हो जाएगा, नो एलियनेशन, नो क्लास, कोई कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट होगा ही नहीं, नो स्टेट, है ना? एंड दैट इज व्हेन मैन विल प्रोड्यूस to realize their creative potential, and man will become a creative being, and that man who has got alienated in capitalist stage will once again become a true creative human being, and their soul will integrate within oneself. And this is the stage where the dialectic principles of materialism ends, and that means conflict on the material basis in society ends. तो बोलता है फाइनली जब यहां पहुंची ये गाड़ी, तब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी एंड कर जाएगी। क्यों? क्योंकि डायलेक्टिक्स ऑफ मटेरियल लाइफ जो है वही एंड कर जाएगा, ठीक है? और यहीं पे हिस्टोरिकल प्रोग्रेस जो है सोसाइटी का वो एंड कर जाएगा, दैट एंड्स। यहां पे स्लाइड में थोड़ी चीजें मैंने लिख दी है, बाकी डिटेल में जितना इलेबोरेटेड पढ़ा है वो तो पॉसिबल नहीं है। मार्क्स व्यू सोसाइटी एज एन इंटर रिलेटेड होल। मार्क्स बिलीव्स दैट इन सोसाइटी चेंजेस आर प्रोड्यूस्ड लार्जली बाय इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। मैंने इसके साथ मोड ऑफ प्रोडक्शन भी रिलेट करके पढ़ाया है, ठीक है? तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है? मार्क्स क्या मानता था कि मैन इज परपेचुअली डिससैटिस्फाइड एनिमल। एक बार अपने नीड को सेटिस्फाई करता है तो न्यू नीड्स कुछ दिन में क्रिएट हो जाता है। वंस अ नीड इज सेटिस्फाइड, न्यू नीड इज क्रिएटेड, नई नीड्स क्रिएट हो जाते हैं, और इस आधार पे प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो कंटिन्यू रहता है, और हिस्ट्री जो है वो भी प्रोसीड करता रहता है, ठीक है? फिर तुमको पता ही था कि प्रोडक्शन प्रोसेस में मैन क्या करता है? अपना सोशल रिलेशन को डेवलप करता है ना? और मानता है कि ये जो सोशल रिलेशन विच आर कमिंग आउट ऑफ प्रोडक्शन, दे आर ओवर एंड अबव इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल के ओवर एसेंडेंसी होल्ड करते हैं, ठीक है? वही लिखा, ही बिलीव्स दैट पीपल आर फोर्स्ड टू एंटर दिस स्पेसिफिक सोशल रिलेशन अगेंस्ट देयर विल, है ना? अपनी मर्जी से सोशल रिलेशन में नहीं एंटर करते। मैन को प्रोड्यूस करना है अपने मटेरियल नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए। मैन डिससैटिस्फाइड एनिमल है, उसके बहुत सारे नीड्स हैं, तो उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो प्रोड्यूस करता है, और जब वो उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूस करता है तो भैया वो सोशल रिलेशंस में उस कारण से डेवलप होता है। हर सोसाइटी में, सिविलाइजेशन में ऐसे ही मैन सोशल रिलेशनशिप में एंटर करता है, उसका कहना है। फिर मार्क्स क्या कंसिडर कर रहा है कि इस जो सोशल रिलेशंस और मतलब जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है और जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है। इनके बीच में क्या एग्जिस्ट करता है? डायलेक्टिकल रिलेशनशिप। इनके बीच में डायलेक्टिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है? और ईच फेज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द फोर्सेस ऑफ each phase of contradiction between the forces and the relations of production, अभी समझाया था तुमको, को मार्क्स क्या कंसिडर करता है? रिवॉल्यूशनरी स्टेज, और उसके कारण समाज में आ जाता है चेंज। भी तो क्रिटिसिज्म है। और ये कुछ कोट्स वगैरह है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिको लीगल स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर लिख दिया ऑलरेडी, कोटेशंस है, देख लेना, ठीक है? डिक्टेशन लिखो, राइट डिक्टेशन, वरना छूट जाएगा। आफ्टर दैट आई विल टेक डाउट्स इफ एनी, ठीक है? पहले प्लीज डिक्टेशन ले लो, क्योंकि छूट जाएगा, क्योंकि अब थिंकर आ गया, मैं शॉर्ट, ठीक है, 200-250 वर्ड में, लेकिन मेरे को डिक्टेशन देना मजबूरी है, क्योंकि एग्जाम में वैसे ही तुमको लिखना है।
ठीक है, अभी बताया सोशलिज्म में बेटा क्या है, स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है। कंचन यादव, अरे यार पहले लिखवा दूं फिर ये ले लेता। चलो यार, तुम लोगों को भी मेरा नेचर पता है ना, अगर क्वेश्चन देख लिया तो खुजली है कि अंदर से ज्ञान निकालना है, तो तुम लोग मेरे से निकलवाओगे, लेकिन डिक्टेशन ले लो तो बेहतर रहेगा। उसके बाद मोड ऑफ प्रोडक्शन पे स्विच करते, क्रिटिसिज्म भी क्योंकि बताना है। तो देखो सोशलिस्ट स्टेज में क्या है बच्चा, स्टेट का कॉन्सेप्ट है, प्रोलेटारियात ग्रुप है, रिवॉल्यूशन किया। जब रिवॉल्यूशन किया तो अब बुर्जुआ सबको पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया। मार्क्स बोलता है कि if required, do not hesitate from use of violence to establish socialist structure। मार्क्स का कहना क्या है कि ये जो वायलेंस है, ये वायलेंस अगेंस्ट बुर्जुआ नहीं है। जो बुर्जुआ अपनी मर्जी से दे रहा है वो ठीक है, उसके अगेंस्ट वायलेंस मत करो। इट इज वायलेंस अगेंस्ट द सोशल स्ट्रक्चर। तो प्रोलेटारियत जो है, हाँ, हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेस वैसे ही हुआ, ठीक है। तो प्रोलेटारियत जब रिवॉल्यूशन किए तो अब रिवॉल्यूशन प्रोसेस हो रहा है तो सबसे लेगा ना, रे चलो दो, जितना बिजनेसमैन सब है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को लेगा, कंट्रोल करेगा। तो उस वक्त में सोसाइटी में लॉ चाहिए, है ना, रूल्स चाहिए कि कैसे सोसाइटी फंक्शन करेगा, सबको सिखाएगा कम्युनिस्ट वे ऑफ लिविंग, इक्वालिटी, ये सब सिखाएगा। तो उसके लिए स्टेट का कॉन्सेप्ट रहेगा, प्रोलेटारियत कास्ट का कॉन्सेप्ट होगा। धीरे धीरे क्या होगा, पूरा बुर्जुआ सबसे अप्रोप्रिएट कर लिया प्रोडक्शन, स्टेट का कंप्लीट ओनरशिप है मींस ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक है। लोग अब धीरे धीरे डिवीजन ऑफ लेबर को भी धीरे धीरे क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब लोग जो है प्रोडक्शन वो अपनी नीड के लिए कर रहे हैं, क्रिएटिविटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जब देखेगा कि सोसाइटी इस ओर मूव कर रही है तो धीरे धीरे जो स्टेट होगा ना, जो पावर में होगा, प्रोलेटारियत स्टेट में आ जाएगा, पावर में होगा, स्टेट का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएगा। मंसूर आलम, कम्युनिज्म वर्सेस कम्युनलिस्ट। अरे भैया बहुत का अंतर है, कम्युनिज्म इज दिस एंड कम्युनलिज्म इज समथिंग विच इज एन आइडियोलॉजी which endorses extreme attachment to one's own community. Now communalism can have multiple bases. In India communalism has got religious basis, ठीक है, but in other societies, चले जाओ वेस्टर्न एशिया, है ना, मिडिल ईस्ट, there is only one religion, yet communalism exists on basis of sect, शिया सुन्नी। अफगानिस्तान जाओ, हजारा कम्युनिटी एंड पश्तून फाइटिंग, एथनिसिटी बेसिस। और वेस्ट जाओ, अफ्रीका जाओ, रेस के बेस, ये ट्राइबल बेसिस पे कम्युनलिज्म हो रहा है। और जाओ यूएसए जाओ, रेस के बेसिस पे कम्युनलिज्म हो रहा है। कम्युनलिज्म अलग कॉन्सेप्ट है, कम्युनिज्म तो अलग कॉन्सेप्ट है। कम्युनिज्म जो है वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है कि सोसाइटी में प्रॉपर्टी जो है उसका कम्युनल ओनरशिप होगी, पूरी कम्युनिटी ओन करेगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, है ना। और हम लोग कम्युनिटी लिविंग करेंगे, कम्यून लिविंग, ठीक है। स्टार्ट राइटिंग, क्लियर। व्हाट्स मार्क्स क्रिटिसिज्म अबाउट फ्यूरबैश। प्रशांत, फ्यूरबैश क्या बोल रहा था कि जो थियोलॉजिकल एलियनेशन हो रहा है, मैन भगवान जैसा बनना चाहता है, बन ही नहीं पाता है, समझ रहे हो, तो गैप आ गया। आइडियल कैरेक्टर अपने आइडिया से आइडियलाइजेशन क्रिएशन करता है गॉड का, और गॉड को एस्पिरेशनल मानता है, ठीक है, उसकी तरह एस्पायर करके उसकी तरह बनना चाहता है, लेकिन बन नहीं पाता है, तो वो एलियनेट होने लगता है। तो बोलता है ये जो एलियनेशन है, मार्क्स उसको बोलता है कि तुम ना रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में एलियनेशन को समझा रहे हो, थियोलॉजिकल एलियनेशन को साइड करो। जो प्रोडक्शन सिस्टम में कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करते हैं, जो मटेरियल सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है, उससे एलियनेशन एग्जिस्ट करता है। पूरा क्लैरिटी तब होगा जब मार्क्स का कॉन्सेप्ट एलियनेशन का बताऊंगा। बोलता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में 4 स्टेज ऑफ एलियनेशन होता है। मनुष्य जो है प्रोडक्ट से एलियनेट कर जाता है, ये थोड़ा बता सकता हूं क्योंकि अभी तुम समझ लिए। अब तुम देखो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, मान लो फोन, ये फोन बनाए, ठीक है, तो हम अपना शारीरिक श्रम लगा के फोन बनाए, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इस फोन को ओन कौन करता है बेटा? इस फोन को ओन तो करता है मान लो जो भी कंपनी होगा, ये मेरा गरीब सा रियलमी वाला कंपनी है, ठीक है, तो रियलमी का ओन कर रहा है ना, हम तो नहीं ओन कर रहे। तो प्रोडक्ट आई प्रोड्यूस बट प्रोडक्ट इज अप्रोप्रिएटेड बाय बुर्जुआ, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे नहीं प्रोड्यूस करना है, डिसीजंस, बी इट फाइनेंशियल डिसीजंस, बी इट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, द रूल्स ऑफ प्रोडक्शन,
कौन डिसाइड कर रहा है? बुर्जुआ। तो हम प्रोडक्शन एक्टिविटी से भी एलिनेट हो जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि हम लोग मनुष्य, हम लोग खुद किसी को अगर खेती करना है, फ्यूडल स्टेज में मान लो हम लोग खेती करना है, लेकिन खेती तो सिर्फ अपना दिमाग लगा कर रहा है ना, अपने टैलेंट और एबिलिटी के हिसाब से, अपने क्षमता के हिसाब से, क्रिएटिविटी के हिसाब से। कोई एक स्कल्प्टर है, मूर्ति बना रहा है, तो राजा बोलेगा कि बेटा जाओ ये मूर्ति बना के आओ, लेकिन स्कल्प्टर अपना क्रिएटिविटी यूज करके वो मूर्ति बना रहा है। बोलता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या हो रहा है, ये डिसीजन भी ऊपर से कोई और ले रहा है, लेबर को बोल रहा है बस ऐसे करो, यहां ये पिटो, तुमको ये करना है, वो करना है, ये बोलना है। सोचो, अलग सर हमको बोलते कि क्लास में मान लो तुमको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पढ़ाना है, पूरा शुरुआत से लेके लास्ट तक क्या क्या हमको तुमको बोलना है, जैसे कॉल सेंटर में होता है, हमको वो स्क्रिप्ट के हिसाब से ही बोलना होता। कभी हम देशी में बोलते हैं, कभी हम इंग्लिश में बोलते हैं, कभी हम करके बोलते हैं, कभी हम मैं करके बोलते हैं। जिस अपना फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, क्रिएटिविटी एंजॉय कर रहे हैं, समझाने के लिए हम कोशिश करते हैं जितना क्रिएटिव हो सके हो जाएं, राइट? तो क्या कर रहा है, मैं अपने काम के कंट्रोल में हूं, प्रोडक्शन के कंट्रोल में हूं, तो मैं प्रोडक्शन को एंजॉय कर रहा हूं। लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, ये तो कोई और डिसाइड कर रहा है, बुर्जुआ लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है फाइनली बुर्जुआ सबका। तो मैन जो है अपने क्रिएटिव, मैन इज नॉट प्रोड्यूसिंग बिकॉज ही इज क्रिएटिव बीइंग। हम क्रिएटिविटी के लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम किस लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं? वेज के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, पापी पेट के लिए, है ना? हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और बदले में माल ले रहे हैं, वेज, ताकि हम सर्वाइव कर सके। तो मैन क्रिएटिव बीइंग, मैन क्या बोलता है मार्क्स की, उसका इनहेरेंट क्वालिटी है कि हम क्रिएटिव बीइंग है। हम क्रिएटिव बीइंग नहीं रहते हैं, वी जस्ट वर्क। वर्किंग क्लास की बात हम जब भी बोल रहे हो ना, दैट इज वर्किंग क्लास। तो वर्किंग क्लास पहला है एलिनेट्स फ्रॉम प्रोडक्ट, देन एलिनेट्स फ्रॉम प्रोडक्शन। थर्ड, उसके बाद वर्किंग क्लास फिर से, अब देखो यहां मैं बता दिया हूं तो एलिनेशन में शॉर्टकट मारूंगा। उसके बाद वर्किंग क्लास जो है 16-16 घंटा, 17-17 घंटा काम कर रहा है, सोशलाइज होने का फुर्सत नहीं है। दूसरी बात, तुमको याद है यहां पे अभी दिखाया था कि इस स्टेज में क्या है, चीप लेबर और लेबर से कंपीट कर रहा है। मान लो आज मेरा कमर बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन हमको पढ़ाना है, ठीक है? मान लो हम 6 महीने का मेडिकल लीव ले लेंगे, मेरी जगह कोई और आ जाएगा, टीचर रिप्लेस कर देगा, नौकरी चल गया, पेट पे लात आ गया, है ना? तो हमको तो काम करना ही पड़ेगा। तो वर्कर दूसरे वर्कर के अगेंस्ट ही कंपीट करता रहता है, उसमें सोशल सॉलिडारिटी डेवलप ही नहीं होता है। वर्कर एलिनेट्स फ्रॉम सोशल लाइफ, सोसाइटी, सोशल रिलेशंस। और लास्ट में, क्योंकि वर्कर खुद क्रिएटिव बीइंग नहीं रहता है, तो अपने आत्मा से, अपने सोल से ही एलिनेट कर जाता है। तो एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ, एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्शन, एलिनेशन फ्रॉम सोसाइटी एंड एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ। ये 4 तरीके का एलिनेशन होता है। तो ये जो एलिनेशन रिजल्ट हो रहा है, इट इज रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड द इनइक्वालिटी, inherent inequality rooted in the economic structure of capitalism, of capitalist structure, and not because of theological alienation कि मैन आइडिया बना रहा है कि गॉड है और गॉड जैसा नहीं बन पाएगा। अब क्लियर? डन? चलो राइट, चलो प्लीज राइट, प्लीज राइट। समझ में आया? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया? बोलो थोड़ा, सोशल थिंकर शुरू होगा, मजा आएगा। चलो पहले राइट, ज्ञान बहुत हो गया। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, अब ये सब मुझसे पूछोगे हम बोलते ही रह जाएंगे, हमको बहुत मजा आता है यार पढ़ाने में ये सब। चलो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, राइट, स्टार्ट राइटिंग, आई विल बी क्विक, तो थोड़ा फास्ट लिखेगा। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज अ थियरी डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज अ थियरी developed by Karl Marx that forms the basis of his analysis, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज अ थियरी बाय कार्ल मार्क्स that forms the basis of his analysis of society, comma, economics and politics। कंचन, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन बताएगा बच्चा,
अभी रुक जाओ, पहले लिखो तो, यही गुस्सा आता है। देखो इसके बाद मैं पहले क्रिटिसिज्म पढ़ाऊंगा, फिर मैं मोड ऑफ प्रोडक्शन शॉर्टकट पे एक बार फिर से पढ़ाता, ठीक है, देख रही हो। उसके बाद मटेरियलिस्टिक, वो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्शन में पढ़ाता है। तुम लोग जंपिंग द गन करते हो, डिस्टर्ब करते हो फ्लो, जितना सोच के आता हूं कंप्लीट करूंगा, नहीं करूंगा। अभी बोला डिक्टेशन लो, फ्लो तोड़ दी और तुम कुछ और लिख रही हो। सर को पता है ना कि पढ़ाना है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, सर पढ़ाते, तो वेट करो, वेट करो, लिखो। अब मैं भूल गया क्या लिखवा रहा था, कहां पे था मैं? हाँ, historical materialism was his tool of analysis, or it was his theory based on which he conducted analysis of society, politics and economics. Society, politics and economics, full stop. It is the philosophical and theoretical framework, full stop, right further. It is the philosophical and theoretical framework that Marx uses. It is the philosophical and theoretical framework that Marx uses to understand and explain okay, Kanchan, to understand and explain historical development and social change. To understand and explain historical development and social change. Full stop. Full stop. Change the paragraph. Change the paragraph. Change the paragraph and then write. At its core, change the paragraph and then write. At its core, historical materialism holds that historical materialism holds that economic and social conditions are the primary drivers of historical development. At its core, historical materialism holds that economic and social conditions are the primary drivers of historical development. And social change. And social change. Full stop. Full stop. When there are changes in the way people produce, goods and services and its exchange, when there are changes in the way people produce goods and services and its exchange, the social relationship that results from those changes, leads to
historical progress leads to historical progress, or that is what leads to historical progress, or that is what propels the society forward, or that is what propels the society forward. Full stop. Change the paragraph. Change the paragraph. Change the paragraph and then write. Marx argued that throughout history, comma, human societies have been organized around specific modes of production. Human societies have been organized around specific modes of production, and each of these modes of production is characterized by specific material relations. देख रहे हो, स्पेसिफिक मटेरियल रिलेशंस हर स्टेज में है. स्पेसिफिक मटेरियल रिलेशंस एंड द रिलेटेड सोशल हायरार्कीज. देख रहे हो, यहां से इनइक्वालिटी आया, सोसाइटी में हायरार्की आ गया था. एंड द रिलेटेड सोशल हायरार्कीज. Marx explains this historical progress. Marx explained this historical progress in 6 modes of production. ये जो 4 इधर है और 2 अगला वाला पेज में है. Marx explains this historical progress in 6 mode of production. ठीक है, उसका नाम तो अपना लिख लोगे बाद में. फुल स्टॉप. Change the paragraph. Change the paragraph. Change the paragraph and then write. According to Marx, each mode of production. Change the paragraph and then write. According to Marx, each mode of production contains the seeds of its own destruction. Each mode of production contains the seeds of its own destruction. For example, he argued that capitalism in itself was revolutionary in its time. For example, he argued that capitalism in itself was revolutionary in its time and saw bourgeois also as a revolutionary class. For example, he argued that capitalism in its time, in itself, was revolutionary, and he saw bourgeois
as revolutionary class, but it is doomed to collapse. But it is doomed to collapse under the weight of its own contradiction. But it is doomed to collapse under the weight of its own contradiction. Full stop. He believed that, he यहाँ पे मार्क्स है, Marx believed that even capitalism will collapse to pave the way Marx believed that even capitalism will collapse to pave the way for new mode of production. Even capitalism will collapse to pave the way for new mode of production and will be replaced by socialism. And will be replaced by socialism. Full stop. Change the paragraph. Change the paragraph. In addition to its analysis of historical development, change the paragraph and then write. In addition to its analysis of historical development, historical materialism is also understood. Historical materialism is also understood to understand the contemporary. Historical materialism is also understood to understand the contemporary social and economic issues of society. To understand the contemporary social and economic issues of society. In fact, Marxists argue that capitalist societies, Marxists argue that capitalist societies are characterized by class struggle. In fact, Marxists argue that capitalist societies are characterized by class struggle, as the interests of bourgeois are in contradiction interests of bourgeois are in contradiction and are fundamentally opposite to the proletariat class and are fundamentally opposite to proletariat class
They argue that the only way they argue that they argue that the only way to achieve true social justice they argue that the only way to achieve true social justice is to eliminate the class system altogether. They argue that the only way to achieve true social justice, to achieve true social justice is to eliminate the class system altogether, the class system altogether, and replace it with socialist society, and replace it with socialist society in which means of production are collectively owned, in which means of production are collectively owned by the proletariat class, by the proletariat class. अब देखो क्रिटिसिज्म चलते हैं क्विकली, टाइम नहीं है. क्रिटिसिज्म देखो, कुछ यहां पे लिखा है, ठीक है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट मेन मैं बता रहा हूं. एक तो पहला कि मार्क्स जो है सोशल और कल्चरल फैक्टर को इग्नोर करता है, ठीक है, ओवर एम्फसाइज कर रहा है बस मटेरियल फैक्टर पे, कि सोशल रियलिटी जो है वो मटेरियल फैक्टर से ही क्रिएट हो रहा है. दूसरा, मार्क्स क्या मानता है कि ये इसीलिए कार्ल पॉपर इसको क्या बोलता है, गरियाता है, इसको बोलता है कि मार्क्स तो इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट है, हर चीज को पैसा, इकोनॉमिक रिलेशन, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के टर्म में देख रहा है, बट वो रियलिटी नहीं है. जॉर्ज सिमेल क्या बोलता है कि मार्क्स जो है ना ऑब्सेस्ड है कॉन्फ्लिक्ट से, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट भी जो समाज में होता है वो फंक्शनल हो सकता है. कई दफा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होगा और उस कॉन्फ्लिक्ट में निगोशिएशन होता है. जैसे पहले मैं स्लाइड्स बनाता था, स्लाइड से पढ़ाता था, तुम लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ाया और उसके बाद स्लाइड्स रीड करता था, तो फिर क्लास में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो मैं स्लाइड्स बंद कर दिया था. मेरे को क्या है, मेरे को तो स्लाइड्स बनाने में मेहनत लगता है यार. मैं तो ऑफलाइन क्लास में तो हम लोग सीधे वॉक करते हैं, पढ़ाते हैं, जैसे आज पढ़ाया और उसके बाद डिक्टेशन दिए गए. लेकिन फिर जब मैं लिख के पढ़ाना शुरू किया, समझाना शुरू किया, तो फिर भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुआ, तो बार बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट में कॉम्प्रोमाइज हुआ, निगोशिएट किया हम लोग और एक बीच का रास्ता पे पहुंचे. ऑर्डर आया एस्टेब्लिशमेंट की, थोड़ा बहुत स्लाइड्स और थोड़ा बहुत मतलब समझाना, थोड़ा क्या बहुत समझाना, पूरा समझाना, थोड़ा सा स्लाइड्स और कभी कभी जहां जरूरत पड़ती है वहां डिक्टेशन, है ना. तो देखो ये कॉन्फ्लिक्ट होते होते एक ऑर्डर एस्टेब्लिश हुआ, तो बोलता है कि फंक्शनल कैरेक्टर है कॉन्फ्लिक्ट का, कॉन्फ्लिक्ट से भी सोसाइटी में ऑर्डर एस्टेब्लिश होता है. कौन बोल रहा है, जॉर्ज सिमेल. जॉर्ज सिमेल याद आ गया, फॉर्मल स्कूल वाला जॉर्ज सिमेल, जर्मन थिंकर वही. तो मार्क्स इस चीज को इग्नोर किया, ठीक है. फिर राल्फ डैरेंडॉर्फ, ये नियो मार्क्सिस्ट है, ठीक है. राल्फ डैरेंडॉर्फ क्या बोलता है कि कॉन्फ्लिक्ट, मार्क्स को दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट समाज में इसलिए अकर कर रहा है क्योंकि देयर इज डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज. नहीं मार्क्स, क्योंकि सरप्लस को कोई और कंट्रोल कर ले रहा है और दूसरे बंदे को, दूसरा ग्रुप को, क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहा है. तो वो बोलता है नहीं मार्क्स, ऐसा नहीं है. कॉन्फ्लिक्ट जो है, दैट कॉन्फ्लिक्ट इज रिजल्ट ऑफ मतलब डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी. मतलब समाज में एलिनेशन जो लोग, एलिनेशन जो हो रहा है वो प्रोडक्शन रिलेशन के कारण नहीं हो रहे हैं. इनइक्वालिटी इन प्रोडक्शन रिलेशन के कारण, इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इनइक्वालिटी इन राइट्स टू अप्रोप्रिएट गुड्स, उस चक्कर में नहीं हो रहा है. लेकिन
इनइक्वालिटी इन पावर स्ट्रक्चर, उसके कारण। तो इकोनॉमिक्स को हटा के पावर स्ट्रक्चर। तो राल्फ डैरेंडोर्फ क्या लगता है कि डिफरेंशियल अथॉरिटी स्ट्रक्चर जो है वो सोसाइटी में एक्चुअली में कॉन्फ्लिक्ट कॉज कर रहा है। इन कोई भी इंटरेक्शनिस्ट स्कूल क्या बोलेगा कि मार्क्स जो है क्या मान रहा है, उसका इंटरेक्शनिस्ट स्कूल कैसे क्रिटिसाइज करेगा कि मार्क्स जो है वो मान रहा है कि सोशल स्ट्रक्चर जो है, सो क्या बोल रहा है कि कॉन्शियसनेस इज क्रिएटेड आउट ऑफ सोशल एग्जिस्टेंस ऑफ मैन। याद है वो लाइन, ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज रिजल्ट ऑफ देयर मटेरियल कंडीशंस, देयर सोशल कंडीशंस, नॉट द अदरवाइज, है ना। सोशल कंडीशंस आर नॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जितने भी इंटरैक्शनिस्ट स्कूल वाले होंगे वो गाली दे देते हैं इस बात पे कि माइक्रो रियलिटी को तो मार्क्स इग्नोर कर दे रहा है, इंडिविजुअल का कॉन्शियसनेस को तो कंप्लीटली इग्नोर कर दे रहा है। इनफैक्ट जब हम लोग पावर में जाएंगे ना तो नियो मार्क्सिस्ट पढ़ेंगे हम लोग ग्राम्सकी बोलते हैं कि मार्क्स ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली इंडिविजुअल जो है वो स्ट्रक्चर के कंट्रोल में है। इंडिविजुअल स्ट्रक्चर के कंट्रोल में है, हेजेमनी एग्जिस्ट करता है, लेकिन डुअल कॉन्शियसनेस है, इंडिविजुअल को अपना कॉन्शियसनेस भी है। ये तो सिंपल है। अब देखो सबसे पहले क्या है, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तुम बोल सकते हैं, मार्क्स टालकट पार्सन की तरह क्या कर रहा है, ग्रैंड थ्योरी बना रहा है। मार्क्स जो है यूनिवर्सल थ्योरी बना रहा है, यूनिवर्सल थ्योरी, है ना, ग्रैंड थ्योरी। इसको लगता है कि हम बना दी एकदम भौकाल वाला चीज, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के थ्रू हम किसी भी सोसाइटी में हिस्टोरिकल प्रोग्रेस को पढ़ सकते हैं। वो क्या इमेजिन कर रहा है कि किसी भी सोसाइटी में जो हिस्टोरिकल प्रोग्रेस एग्जिस्ट करता है बच्चा, वो इसी आधार पे एग्जिस्ट करता है, वो इसी आधार पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसको क्रिटिक गरिया दिया, बोलता है भट मजाक कर रहे हो क्या, कास्ट सिस्टम। चलो एक्सप्लेन करो तो इसको तुम अपना हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के थियरी से करो। हमारे इंडिया से, हमारे यहां कास्ट सिस्टम है, समाज का स्ट्रक्चर, हमारे यहां हिस्टोरिकल प्रोग्रेस इससे समझ में आ जाएगा। तुम अपने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को लगा के समझाओ तो थोड़ा इसको। तो ऐसा जो यूनिक पार्ट है इन सब में तय हो जाता है मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। मार्क्स तो सोच रहा है कि एकदम एक भोकाल क्रिएट कर दी है ग्रैंड थ्योरी, जिससे किसी भी सोसाइटी में हिस्टोरिकल प्रोग्रेस को हम लोग पढ़ सकते हैं। बट दैट इज लिमिटेशन ऑफ हिज society, not it is not suitable for understanding all phenomenon. Understand, Marx being seated in 19th century European society observes the changes occurring in the economic structure of European society and then tries to create a theory which will justify historical progress for all kind of society. So his grand theory is not, historical materialism is not able to justify all kind of society. ये some of the criticism होता है। वेबर क्या बोल रहा है कि बाबा तुम बोल रहे हो कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज जब आता है, ये देखो कहां बनाया था, आज तो बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या बनाए हो, बहुत मेहनत किया हो। तुम जो बोल रहे थे कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज आता है, उससे चेंज आ जाएगा ऊपर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। मजाक कर रहे हो क्या? हम मानते हैं, वेबर बोल रहा है उसको, अरे यार हम मानते हैं, हम अग्री करते हैं कि चेंज इन infrastructure leads to change in सुपरस्ट्रक्चर। लेकिन गलथेतरी मत करो, चेंज इन सुपरस्ट्रक्चर कैन ऑल्सो लीड टू change in superstructure can also lead to change in infrastructure.
कैसे? वेबर अपना स्टडी करता है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म वाला। प्रोटेस्टेंट एथिक्स, अब देखो बेटा, प्रोटेस्टेंट एथिक्स, प्रोटेस्टेंट रिलीजन, रिलीजन सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। बोलता है वेबर अपने स्टडी में क्या दिखाता है कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स, अपना ही आइडियल टाइप क्रिएट करता है कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स के प्रेजेंस से कैपिटलिज्म को बूस्ट मिला। ठीक है, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इज बूस्टेड थ्रू प्रोटेस्टेंट एथिक्स। प्रोटेस्टेंटिज्म में कुछ ऐसे वैल्यूज थे, कुछ ऐसे ट्रेड्स एंड एलिमेंट्स थे जो कि कैपिटलिज्म के ग्रोथ के लिए सुटेबल था। तो देखो, रिलीजन में आए हुए चेंज से भी तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। तो थ्रू हिज वर्क ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, Marx argues that, Weber argues that even, I agree that change in infrastructure brings change in superstructure, but even change in superstructure, my dear friend, can bring change in infrastructure. Can bring change in infrastructure. मूवी देखे हो? मूवी ट्रॉय, क्रिटिसिज्म ही चल रहा है। देखो मूवी आया था ट्रॉय, उसका हम लोग जैसे बिहार साइड से आते थे, ठीक है, तो हमारे यहाँ ना उस वक्त में ना हिंदी में कैसेट आता था। ट्रॉय जो मूवी है उसका हिंदी वाला कैसेट का नाम पता क्या है? मोहब्बत की जंग। तो वो जो ट्रॉय है उसमें क्या होता है, तुम देखते हो, प्यार के चक्कर में लड़ाई हो जाता है। अकिलीज अपनी मां को बोलता है कि हम जा रहे हैं ट्रॉय का युद्ध करने, हमको पता है हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन हम फिर भी लड़ने जा रहे हैं। क्यों? ग्लोरी के लिए, ग्लोरी के लिए। तो सेलिगमैन एक थिंकर है। क्या नाम है थिंकर का? सेलिगमैन। ट्रॉय वाला तो कहानी दिमाग में घुसाने के लिए बताते। सेलिगमैन यही ज्ञान देता है मार्क्स को। बोलता है कि मार्क्स, यू आर रॉन्ग, नॉट ऑल द वॉर्स और नॉट ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी आर ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर्स। Men fight for love. Men may also fight for glory. एग्नामेमॉन, उसको क्या चाहिए था? ग्लोरी के लिए लड़ाई कर रहा था। अकिलीज ग्लोरी के लिए लड़ाई कर रहा था। ठीक है, सो दैट इज नॉट ऑल वॉर, नॉट ऑल कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट फॉर मटेरियल रीजंस। ठीक है, मटेरियल रीजंस। Marxian work of historical materialism is also criticized for assuming that social life is necessarily being developed out of economic relations and economic productions. What Marx is doing over here, that Marx ignores सोशल लाइफ में भाई हैबिट का रोल नहीं होता है। हैबिट, इमोशन, फीलिंग, ठीक है। सोशल लाइफ सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन से डिराइव थोड़ी हो रहा है। ही इज कंप्लीटली इग्नोरिंग द माइक्रो रियलिटी। वही बोला था ना, माइक्रो रियलिटी। इंटरेस्ट, मनुष्य का इंटरेस्ट जीवन में किस में है, हैबिट किस में है, मोटिव क्या है जो उसको ड्राइव करता है एक तरीके से एक्ट करने के लिए। सो वो उसको भी क्रिटिसाइज करता है।